उन्होंने कहा ऐसे मसाज नहीं होती, मसाज दूसरे तरीके से होती है, तो यहाँ से ऐसे पकड़ के ऐसे कर, यहाँ से ऐसे पकड़ के ऐसे कर। उन्होंने मुझसे उल्टी सीधी जगह हाथ लगवा कर सर उन्होंने मेरे साथ प्रयास किया, घर पे नहीं कर पाई, तब उनकी वाइफ आ गई। रात को 10 बजे वो मेरे साथ बेड पे मुझे लेटाने की कोशिश की, तब उनकी वाइफ आ गई। वो बोल रहे क्या कर रहे हो यहाँ पे, क्यों वो कर रहे हो, क्या कुकर्म करने का प्रयास का आरोप लगाया गया है उत्तराखंड सरकार के पूर्व दर्जाधारी राज्य मंत्री और भाजपा और संघ के सबसे चहेते नेता पर। हालांकि अब वो भाजपा से बाहर कर दिए गए हैं। कौन है ये चहेता नेता? और हाँ, जब इस चहेते नेता अपने बेडरूम में उस 22 साल के रोहन कंबोज से कह रहे थे मेरा मसाज करो, तो उन नेता की धर्मपत्नी उस रूम में आई और बोली कि ये क्या कर रहे हैं आप, क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट को अंत तक। हाय मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। दरअसल भाजपा के ये जो चहेते नेता हैं, संघ के ये जो चहेते नेता हैं, इनका नाम है डॉक्टर विनोद आर्य। किसी परिचय का मोहताज नहीं है, क्योंकि उनके महासुपुत्र पुलकित आर्य ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अंकिता भंडारी के साथ जघन्य हत्या की थी। ये तो आप सभी जानते हैं। और दुख और हैरानी की बात यह है कि उत्तराखंड सरकार और भाजपा का विशेष लगाव इस परिवार से रहा है, और उसका उदाहरण देखने को मिला विधानसभा भवन में विधानसभा सत्र के दौरान, जब उत्तराखंड सरकार के कद्दावर वरिष्ठ और आदरणीय मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने यह कहा कि वरंतरा रिजॉर्ट में जिस वीआईपी की चर्चा हो रही है, दरअसल वो वीआईपी एक कमरा है, कोई व्यक्ति नहीं है। यानी कि जब भाजपा सरकार के वरिष्ठ मंत्री वरंतरा रिजॉर्ट पुलकित आर्य के प्रवक्ता की तरह बात कर रहे थे, तो आप इस परिवार की कद को जान सकते हैं इस उत्तराखंड में। क्या सबसे पहले आप रोहन कंबोज जिसने डॉक्टर दिनेश आर्य पर कुकर्म का आरोप लगाया, उनके बयान सुन लीजिए। पूर्व राज्य मंत्री ये हमारे विनोद आर्य जी हैं, जिनका लड़का पुलकित आर्य है, वो अंकिता भंडारी केस में दे रहे हैं, वो अलग मामला है। वजह मेरा मामला जो है वो ये है कि ये उन्होंने मेरे साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया है। उन्होंने मेरे साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया है। किसने? ये डॉक्टर विनोद आर्य, पूर्व राज्य मंत्री, ज्वालापुर आर्यनगर में रहते हैं। उन्होंने मेरे साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया है भैया, मसाज के बहाने। पहले उन्होंने मुझे मसाज करने के लिए बोला, मैंने बुजुर्ग आदमी समझकर उनके पैर दबा दिए। मैंने सोचा बुजुर्ग आदमी पैर दबाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सर मैंने उनके पैर दबाए। एक दिन उन्होंने पैर दबाए, दूसरे दिन बोलने लगे कि थोड़ा पीठ पे ऊपर हाथ कर। मतलब सर वो पूरी बात मैं उस तरीके से तो नहीं बता सकता, जिस तरीके से वो है। तो उन्होंने कहा ऐसे मसाज नहीं होती, मसाज दूसरे तरीके से होती है, तो यहाँ से ऐसे पकड़ के ऐसे कर, यहाँ से ऐसे पकड़ के ऐसे कर। उन्होंने मुझसे उल्टी सीधी जगह हाथ लगवा कर सर मुझसे फिर वो करा। फिर उसके बाद ये सर उनके घर ज्वालापुर, उनके घर का आर्यनगर का मामला है। मुलाकात कैसे हुई आप? ये मुलाकात सर मेरी OLX के जरिए, मैंने ड्राइविंग की जॉब के लिए अप्लाई किया था। उन्होंने मुझे बुलाया था, उन्होंने मुझे बुला के बोला आप सही है। मुझे उनके शुरू में थोड़ा सा मैंने फिजिकली वगैरह सब ठीक हो, मैंने कहा हाँ जी सर मैं सही हूँ, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने जॉब के लिए रखा, 2 दिन उन्होंने मुझे सही रखा। तीसरे दिन उन्होंने मुझे ये कि आपको मेरी मसाज भी करनी पड़ेगी। मुझे सर बुजुर्ग आदमी, हाँ वो तीसरे दिन से शुरू हुआ कि दिन क्या था, तारीख कौन सी तारीख से? तारीख से मैं सर उनके पास गया हूँ सर, मैं जॉब के लिए 12 तारीख को गया हूँ सर मैं उनके पास। हाँ 12 को सही रहा, 13 को सही रहा, 14 को सही रहा सर। 12 नवंबर पिछले महीने के 12 को सर, पिछले महीने 12। हाँ पुलिस को तहरीर दी होगी, पुलिस का क्या कहना है सर? पुलिस को तहरीर दिया सर, पुलिस सर हमने सीधा वकील साहब को तहरीर, हमने वकील साहब द्वारा जो उन्होंने क्या हुआ, मैं उनके घर पे गया। मैंने कहा सर आपने ये मेरे साथ सही नहीं किया, ऐसे। उसके बाद वो हुआ, उसके बाद तहरीर कहाँ पे दिया? हाँ ये हमारे ये वकील साहब है, वकील साहब ने बोल रहे हैं कि अभी तहरीर जो है यहाँ सीधा कोर्ट में दी हमने, सीधा कोर्ट में। हाँ इस वाली कोर्ट में दी है, CGM कोर्ट में। ये हमारी एक्सेप्ट ली। मैं अब पूरी बात बता रहा हूँ भैया, मेरी सुन लीजिए पूरी बात। उसके बाद क्या होता है, वो मुझे यहाँ पे ऐसा करके उन्होंने मेरे साथ प्रयास किया, घर पे नहीं कर पाई, तब उनकी वाइफ आ गई। रात को 10 बजे वो मेरे साथ बेड पे मुझे लेटाने की कोशिश की, तब इनकी वाइफ आ गई। वो बोल रहे क्या कर रहे हो यहाँ पे, क्यों वो कर रहे हो, कह रहे हैं कि पैर दबा रहा हूँ मैं उससे कमर दबा रहा हूँ अपनी, इसीलिए मैं इसको लेटा रहा हूँ। उनकी वाइफ ने देखा है सब कुछ? हाँ उनकी वाइफ ने देखा है सब कुछ। उन्होंने कहा कि रात को 11 बजे, तो 10 से 11 बजे के बीच में, 9, 10, 11 बजे, पक्का टाइम तो कोई याद नहीं है, 9, 10, 11 के बीच में था। उसकी वाइफ ने पूछा कि ये क्या कर रहे हो, मतलब इस टाइम पे क्यों रोक रखा है? तो उन्होंने बोला कि वो मसाज के लिए रोक रखा है। मैंने रहते कहाँ वैसे? मैं भैया यहाँ पे मैं उनके घर पे कमरा दे रखा था नीचे रहने के लिए मुझे। मैं रहने वाला मैं छोटुमलपुर, जिला सहारनपुर का हूँ।
और भैया उसके बाद पूरी घटना सुनिए मेरी क्या होता है। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने उस दिन वहाँ वे कर नहीं पाया, अपनी वाइफ की वजह से मेरे साथ कुछ दुष्कर्म नहीं कर पाए, ठीक है। उसके बाद मैंने वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन मैं घर से मैं भागा नहीं। मैंने कहा कभी चोरी वगैरह सिरे लगा दे भैया देखो, इसलिए मैं उस डर से वहाँ से नहीं भागा। सुने आपने इनके बयान। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाजपा सरकारें, उत्तराखंड की सरकारें या भाजपा हाईकमान और या संघ इतना लगाव क्यों करता है, जबकि ये लोग संघ और भाजपा सरकारों पे साथ पे बट्टा लगा चुके हैं, उसके बावजूद भी इन पे इतनी मेहरबानी क्यों है? इसीलिए क्योंकि अंकिता भंडारी की हत्या को हुए लगभग 3 महीने का समय से अधिक हो चुका है और अभी तक उस वीआईपी का नाम जाहिर नहीं किया गया है। सबसे बड़ी बात, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई है और लोग ये चर्चा में कह रहे हैं, और सब लोगों से पूछो सब ये कहते हैं कि भाजपा सरकार अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने में नहीं, उन आरोपियों को बचाने के लिए काम कर रही है। और उसका उदाहरण तो जब देखा आपने कि किस तरीके से वरिष्ठ मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल आए और प्रवक्ता बन के बयान देने की कोशिश करी। देखिए वहां कोई वीआईपी नहीं था, वो तो वीआईपी रूम था। तो उत्तराखंड को पीड़ा हुई है। तो मैं भाजपा सरकार, भाजपा हाईकमान और संघ से कहना चाहता हूँ, खासकर भाजपा सरकारों से कहना चाहता हूँ कि अपनी साख पे पट्टा लगाने वाले ऐसे नेताओं के पीछे आईबी लगवाइए, एलआईयू लगाइए। आप पे तो पूरा तंत्र है कि आखिर ऐसे कौन है जो उत्तराखंड में उत्तराखंड की सेवा के लिए नहीं, सेक्स सेवा के लिए आए हुए हैं। उनको अपने लिए मसाज चाहिए। जो आपकी इज्जत और साख पे पट्टा लगा रहे हैं उनको आप तवज्जो दे रहे हैं, जबकि आपको तो उन पर कार्रवाई करना चाहिए था। अभी तक सलाखों के पीछे होने चाहिए। अब डॉक्टर विनोद आर्य सलाखों के पीछे जाते हैं या नहीं जाते, ये तो चर्चा का विषय है, क्योंकि ज्वालापुर चौकी में बयान भी दर्ज करा दिए गए, कोर्ट में बयान दर्ज करवाए जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं गिरफ्तार भी हो जाए। ये और बात की सजा हो या ना हो, क्योंकि उत्तराखंड के लोग ये मानते हैं कि डॉक्टर पुलकित आर्या के परिवार को उत्तराखंड सरकार का मेहरबानी वाला तत्व हासिल है। आज डॉक्टर विनोद आर्या के पाप सामने आ चुके हैं। उनके बेटे ने वही संस्कार अपने पिता से सीखे होंगे। शायद ये भी आरोप है, आरोपों की पुष्टि होना बाकी है। अगर कोई व्यक्ति आरोप लगा रहा है खुलेआम, 22 साल का नौजवान, तो झूठे आरोप तो नहीं लगा रहा होगा और दावे के साथ ये भी कह रहा है कि उनकी पत्नी भी शुरू में आई थी। तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड सरकार को, भाजपा हाईकमान को, संघों को अपने जासूसी तंत्र इकट्ठा करनी चाहिए और जितने भी उनके पास इस तरह के नेता हैं जो उनकी साख पे पट्टा लगा सकते हैं, उन्हें दूध मक्खी की तरह बाहर फेंकिए। नहीं तो उत्तराखंड से ना भाजपा का नाम होगा ना संघ का नाम होगा, क्योंकि अब उत्तराखंडी लोग अपने इस क्षेत्र में ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे जो उत्तराखंड की अस्मिता से खेल रहे हैं। इसलिए संघ और भाजपा से निवेदन है कि ऐसे लोगों को अपने से दूर रखिए, क्योंकि ये लोग आपकी इज्जत के माध्यम से आपके पास आ रहे हैं और अपने स्वार्थ की सिद्धि कर रहे हैं। फिलहाल हमारा काम है सलाह देना, कारिता करना, हम वो करेंगे। तो रवि के बिंदास बोल में इतना शुक्रिया।